तो इससे पहले आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ाया जा चुका है जिसमें आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बताया गया था। ये चैप्टर में क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। तो जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स में रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, कंडक्टेंस पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस को जोड़ना सीखते हैं, कंडक्टेंस को जोड़ना सीखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है, उसमें कैसे आप सर्किट बना सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आप जानकारी रखते हैं, जानकारी मिलती है आपको। रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे घटाया जाता है। उसी तरह से एक चैप्टर है आपका केमिस्ट्री में जिसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप किस तरह से केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं वो आपको बताया जाएगा। केमिकल रिएक्शन के थ्रू या किसी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कोई केमिकल रिएक्शन करवाना या केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाना, यही चीज आप इस चैप्टर में सीखेंगे। तो उससे पहले हमने अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, उसकी डिफिनीशन क्या होती है और किस तरह से वर्क करता है, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया था। अब इसके आगे चलते हैं, ठीक है। तो उसमें एक टर्म आया था मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। तो मेटालिक कंडक्शन के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि मेटल, जैसे ये आपका एक मेटल है या इधर हम फिगर बना देते हैं मेटल की। तो मान लीजिए ये आपका कोई कॉपर का मेटल है, कॉपर का मेटल है। तो यहाँ पे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, ये एटम होगा, एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन होंगे। कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते ही हैं, 3d10 4s1, 3d10 4s1 होता है इसका, ये सेक्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एक है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे एटम होंगे। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री मतलब इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम लगता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा सा फ्री रहेगा या न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से थोड़ा सा दूर रहेगा। तो ये जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है और ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है और ये आखिरी चौथी सेल है। तो ये न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर है 4s इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर थोड़ा अट्रैक्शन कम है, तो ये फ्री है थोड़ा सा। और जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो किसमें होती है, मेटालिक कंडक्टर में। इसीलिए नाम से ही साफ साफ समझ में आ रहा है मेटालिक कंडक्टर। अच्छा, एक चीज आपको छोटी सी बतानी थी कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है मेटल्स में, तो मेटल्स में सिल्वर, और सिल्वर की जो कंडक्टिविटी होती है वो 6.2 इंटू 10⁻³ साइमन मीटर इनवर्स। तो मतलब 1 मीटर का अगर तार होगा तो उसके पास इतनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब साइमन क्या होता है ये आपको आगे बताया जाएगा, ये कंडक्टिविटी है। और उसी तरह से कॉपर की अगर आपसे पूछा जाए कॉपर की कितनी होती है, तो ये होती है 5.9 इंटू 10⁻³ साइमन मीटर इनवर्स। तो अगर कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि विच इज द मोस्ट कंडक्टिंग मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स, तो मेटल्स में सबसे अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल आपका सिल्वर होगा और सेकंड नंबर पे कॉपर होगा। उसके बाद बहुत सारे मेटल आते हैं और मेटल ज्यादातर अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो मेटालिक कंडक्टेंस के बारे में आप जानते हैं, मेटालिक कंडक्टेंस क्या होता है। अब उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस या तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस समझने से पहले आपको इलेक्ट्रोलाइट समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सी चीज होती है। तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, यहाँ डिफिनेशन लिखी हुई है। दीज आर द सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने देते हैं, इन देयर मॉल्टन स्टेट, गले हुए स्टेट में या पिघले हुए स्टेट में, और इन द फॉर्म ऑफ देयर एक्वस सोल्यूशन, या अपने एक्वस सोल्यूशन में, एंड अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन। तो इसका मतलब ये हुआ, इस एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझा देते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई सब्सटेंस है, मान लीजिए आपके पास NaCl एक सब्सटेंस है, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है नेचर में, और जितने भी सॉल्ट होते हैं लगभग सब सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो NaCl आपके पास एक सब्सटेंस है, इसे आपने हीट किया, हीट करने के बाद ये मेल्ट हो गया। तो मेल्ट होने के बाद जो Na है, Na+ और जो Cl- है, इसके बीच में थोड़ा सा सेपरेशन बढ़ा होगा, और सेपरेशन बढ़ने की वजह से ये लोग थोड़ा सा फ्री हो गए होंगे, और फ्री होने की वजह से इनका मूवमेंट जो है वो, अगर आप पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा दीजिए, इधर निगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दीजिए, तो इनका मूवमेंट पॉसिबल हो जाएगा। और ये जो मूवमेंट होता है किसी चार्ज पार्टिकल का, इसी को कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, और फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। या दूसरी चीज इसमें इलेक्ट्रोलाइट के बारे में ये बताया जा रहा है कि या तो वो मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को पास करा सकते हैं, या अगर आप उसका एक्वस सोल्यूशन ले लें, जैसे आपने पानी है, ये पानी है और इसमें NaCl डाल दिया, NaCl, तो ये Na+ एक्वस और Cl- एक्वस,
तो ये Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें भी आपको दिखाई पड़ रहा है कि Na अलग हो गया और Cl अलग हो गया। अब यहाँ पे भी आप इलेक्ट्रोड लगाएंगे, इलेक्ट्रोड लगाते हैं पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, तो ये जो Cl है इधर की तरफ मूव कर जाएगा और ये जो Na है ये इधर की तरफ मूव कर जाएगा। तो ऐसी चीजें, अब जैसे इस तरह का काम कौन नहीं करेगा, तो जैसे आप शुगर ले लीजिए, तो शुगर को आप पानी में भी डालते हैं या मॉल्टन स्टेट में भी लेते हैं तो भी वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करवाएगी, ठीक है। और मेटल के बारे में जानते हैं तो वो तो सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता है। तो यहाँ पे उसके बाद आगे से डिफिनेशन में बताया गया कि एंड अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब वो जिस चीज़ से बना है उसी चीज़ में ब्रेक हो जाए तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, डिकम्पोजिशन। तो जैसे आप NaCl लेते हैं, NaCl मॉल्टन स्टेट में पिघला देते हैं NaCl, तो यहाँ पे पिघलाने के बाद यहाँ पे आप इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक निगेटिव इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे आपको सबको मालूम है कि यहाँ पे Na चला जाएगा, मान लीजिए पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव पे Cl माइनस चला जाएगा और यहाँ पे मान लेते हैं Na चला जाएगा, ठीक है, निगेटिव वाले पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा, इस इलेक्ट्रोड पे सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा और इस इलेक्ट्रोड पे आपकी क्लोरीन गैस डिपॉजिट हो जाएगी। आप इसे अलग कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये बना किससे था, NaCl से बना हुआ था। इसने आपने इसको पिघला दिया। पिघलाने के बाद जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये रिएक्शन अपने आप से नहीं होता, हाँ, मगर जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये जो Na था ये आपका इधर डिपॉजिट हो गया, Na जो था वो निगेटिव इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो गया और जो Cl था वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो गया। तो यहाँ पे दो चीजें हुई, एक तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करने लगा और साथ साथ ये क्या हो गया, केमिकली डिकम्पोज हो गया। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका मॉल्टन स्टेट या एक्वस सोल्यूशन में बनाने के बाद वो केमिकली डिकम्पोज हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने लग जाते हैं, ऐसी चीजों को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। अब इसमें ज्यादातर आप इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं, तो जितने भी एसिड होते हैं सब इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जितने भी बेस होते हैं सब इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और जितने भी सॉल्ट होते हैं सब इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है। अब इसमें भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि एसिड के अंदर भी आयन प्रोड्यूस हो जाती है, बेस के अंदर भी आयन प्रोड्यूस हो जाते हैं आसानी से और सॉल्ट के अंदर भी आयन आसानी से प्रोड्यूस हो जाते हैं। इस वजह से आयन प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो आयन के मूवमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वही चीज आपकी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में आती है या आयनिक कंडक्टेंस में आती है। अब इसके आगे जैसे आप एसिड में, जैसे आपके पास है सबसे आसान एग्जाम्पल HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसी तरह से आप बेस ले लेते हैं NaOH, ये बेस है आपका, और इन दोनों को अगर आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो आपका बनता है NaCl और H2O। तो ये जो NaCl है ये भी अच्छा, ये सॉल्ट में आ जाता है आपका। तो ये सब क्या है, इसमें भी आयन है आपका प्रोड्यूस होगा H प्लस और Cl माइनस, इसमें भी Na प्लस और OH माइनस और इसमें भी Na प्लस और Cl माइनस। तो ये सब आयन प्रोड्यूस करेंगे और आयन के फ्लो होने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वही आपकी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है इन दिस टाइप ऑफ कंडक्टर चार्ज इज कैरीड बाय आयंस। तो इस तरह के कंडक्टर में NaCl का सोल्यूशन है, इसमें जो चार्ज कैरी हो रहा है, जो चार्ज पार्टिकल कैरी हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, तो ये चार्ज पार्टिकल क्या कहलाते हैं, आपके आयन कहलाते हैं। तो ये NaCl माइनस भी आयन है, Na प्लस भी आयन है, तो चार्ज कैरियर कौन है, इसमें आयन है। और मेटालिक कंडक्टर में कौन चार्ज कैरियर था, इलेक्ट्रॉन था, उसमें आयन नहीं था। चलिए ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल है जैसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे आप शुगर जान रहे हैं, शुगर का आप देखिए सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, मेल्ट कर दीजिए तो भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेगा, उसका एक्वस सोल्यूशन बना दीजिए तो भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ग्लूकोज भी इस तरह से नहीं करेगा, इथाइल अल्कोहल भी नहीं करेगा, यूरिया का तो फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, या अगर हम लिख देते हैं इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म में, तो यूरिया का फार्मूला होता है, ये भी आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ये तीनों फॉर्म में, सॉलिड में भी नहीं करेगा, मेल्ट में भी नहीं करेगा और सोल्यूशन के फॉर्म में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेगा। तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे बेंजीन है, ये भी आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, तीनों फॉर्म में कंडक्ट नहीं करेगा। अब इसके आधे इस चैप्टर में आता है जो आपको जानना है, मेटालिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो ये आपको इसके आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। तो मेटालिक कंडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में क्या होता है, क्योंकि इसी चीज़ को हमको आगे डिटेल में पढ़ना है तो थोड़ा सा इसका डिफरेंस समझ ले। क्योंकि ज़्यादातर जो कंडक्टर आप देखते हैं वो मेटालिक कंडक्टर होते हैं, जो आपके केबल्स लगे रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगे रहते हैं, वो सब मेटालिक कंडक्टर से होते हैं। मेटल के ही थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जो भी वायर यूज़ किए जाते हैं
वो मेटल के बने होते हैं। हाँ, जैसे आप जो बैटरी यूज़ करते हैं, इन्वर्टर की बैटरी हो गई, मोबाइल की बैटरी हो गई, इस तरह की डिवाइस में जो कंडक्शन यूज़ होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस होता है। तो हाँ, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से प्रोड्यूस होती है और ये आपके केमिकल रिएक्शन से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब ये पोर्टेबल होती है, इसे आप चाहे जहाँ लेके चले जाइए, चाहे जिस तरह की डिवाइस में यूज़ कीजिए, और ये उतनी पोर्टेबल नहीं होती। अब इसके लिए आपको कन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी, तब ये कन्वर्ट होगी। चलिए ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो डिफरेंस मेन था उसे आपको बता देते हैं और उससे आप थोड़ा समझ जाएंगे कि हम अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस जो लिखा हुआ है, मेटालिक कंडक्शन इज कैरीड आउट बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले ही बताया गया था कि जो मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, जैसे आपका कोई मेटल है, ये आपका कॉपर का मेटल है, तो कॉपर के मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी वो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। कॉपर का एटॉमिक नंबर आप लिखेंगे तो उस हिसाब से उसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 4s2 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये 4s2 ऑर्बिटल के जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये फ्री होंगे। वैसे कॉपर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो 4s1 हो जाएगा इसके साथ। तो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन होगा या एक इलेक्ट्रॉन और प्रमोट होने के बाद जो निकल सकता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से हो रही है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। और यहाँ पे बाय द मूवमेंट ऑफ आयन। तो जैसे NaCl का केस आपको बताया गया था कि Na+ और Cl-, तो Na+ का मूवमेंट होगा, Cl- का मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो पहला डिफरेंस ये हो गया आपका। दूसरा डिफरेंस क्या होता है? दूसरा डिफरेंस जो होता है, नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब जैसे आप कॉपर से इलेक्ट्रिसिटी बहुत सालों से पास होती रहती है, तो कॉपर का वायर गल जाए या कम हो जाए या हल्का हो जाए या उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो जाए, करोजन लग जाए, ऐसा कुछ होता नहीं है इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से। आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके अंदर घर में इलेक्ट्रिसिटी की डिवाइस बहुत सारी यूज होती है, तो उसके अंदर जिससे भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं होता। मगर यहाँ पे आपका जो बैटरी होती है, जो आप मोबाइल की बैटरी रखते हैं, या जो आपकी क्या कहते हैं इन्वर्टर की बैटरी होती है, या जो आपकी वो जो टॉर्च में आप बैटरी लगाते हैं, उसमें आप देखते हैं कि उसमें केमिकल चेंज इन्वॉल्व होता है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ तो जैसा कि आपने देखा था कि NaCl के केस में, NaCl ये आपका इलेक्ट्रोलाइट था, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट था, और इसका क्या हुआ था, ये Na+ में कन्वर्ट हो गया था, Na+ और Cl- में। तो ये क्या है? ये कंपोजिशन है, मतलब ये फॉर्मेशन है। इधर से इधर आएंगे तो ये फॉर्मेशन है, और इधर से इधर जाएंगे तो क्या है? डिकम्पोजिशन है। तो ऐसी चीज इसमें होती थी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, और यहाँ पे नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय केमिकल रिएक्शन। ठीक है। फिर तीसरा है, डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मैटर। तो यहाँ पे कोई ट्रांसफर नहीं होता है मैटर का। तो यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो कर रहे हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इसमें दूसरी तरफ से इंटर भी करते रहेंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड में निकल रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इंटर भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ट्रांसफर, मतलब नेट अगर आप देखा जाए, हाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो तो कर रहा है, इसमें से निकल रहा है इधर की तरफ पूरा, मतलब मान लीजिए सर्किट पूरी है, तो इधर से इधर तो इधर से इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई बल्ब लगा दिया है, तो बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तो कर रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, फिर उसके बाद इसमें जो जिसे रेजिस्टेंस कहा जाता है, जो रोकता है थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद घूम के फिर से वापस इधर ही चलाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कोई कंज्यूम नहीं हो रहा। हाँ, जैसे बल्ब है, यहाँ पे फिलामेंट लगा है, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन पास करेगा तो ये जो फिलामेंट होता है ये हीटिंग इफेक्ट की वजह से ग्लो करेगा, और ग्लो करने की वजह से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, मगर ये इलेक्ट्रॉन रुकेगा नहीं, इसके पास रुक नहीं जाएगा, ये कंज्यूम नहीं कर लेगा, और वही इलेक्ट्रॉन घूम के फिर से वापस इधर जाएंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन इधर से निकल रहे थे उतने ही इलेक्ट्रॉन पर सेकंड वापस भी उधर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी मैटर का एक्सचेंज, मतलब अगर नेट चेंज पूछा जाए तो नेट चेंज कुछ भी नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका गायब नहीं हुआ है। मगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ट्रांसफर होता है मैटर का। जैसे आपने यहाँ पे कोई सोल्यूशन लिया है, यहाँ पे आपने कोई सोल्यूशन लिया है, यहाँ पे आपने 2 इलेक्ट्रोड लगा दी, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, यहाँ पे Na+ है आपका, और यहाँ पे आपका Cl- है।
तो ये तो आपने इसके अंदर पानी के अंदर डाला था, तो जिसकी वजह से ये दोनों लोग अलग अलग हो गए थे। तो यहाँ पे देखिए Na इधर की तरफ जा रहा है और Cl माइनस इधर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे पहले तो कोई अमाउंट नहीं था इलेक्ट्रोलाइट का। अब यहाँ पे आप देखिएगा धीरे धीरे यहाँ पे Cl माइनस के अमाउंट, जैसे इसके ऊपर एक कवर लगा देते हैं, इसके ऊपर भी एक कवर लगा देते हैं ताकि Cl जो है Cl गैस की तरह होगा तो ये रिलीज हो सकता है बाहर, तो ये निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा क्लोरीन का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ रहा है और यहाँ पे देखिएगा तो Na का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी के पास होने के साथ साथ केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है और केमिकल रिएक्शन का अमाउंट भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मैटर, और इसमें लिखा जाएगा इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मैटर इन द फॉर्म ऑफ आयन। इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मैटर इन द फॉर्म ऑफ आयन। अब जैसे इस केस में है तो Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है, अलग है ये, एंड लिखा हुआ है। तो Na प्लस Cl माइनस, या और कोई सॉल्ट है, मान लीजिए अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड, तो यहाँ पे NH4 प्लस और यहाँ पे Cl माइनस, ये देखिए अलग अलग हो जाए। तो ये अलग अलग इस तरह से इसमें मैटर का भी ट्रांसफर इन्वॉल्व होगा। चलिए तीसरा क्या है आपका, यह जो इसका चौथा पॉइंट जो आप लिख सकते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है, तो इट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सबको मालूम है जैसे कि कहीं इलेक्ट्रिसिटी जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो वाइब्रेशन, मतलब जैसे ये मेटल है आपका, ये मेटल है और मेटल से आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कराना चाहते हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे ये मान लीजिए एटम है और एटम के ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, ये एटम है और इसके ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है और यही इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये जो एटम है, ये टेम्परेचर बढ़ने की वजह से तो ये दोनों एक दूसरे की जगह पे अपने वाइब्रेट करने लगेंगे। अब ये जब एटम ही वाइब्रेट करने लगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चाह रहे थे, इनके पाथ को ये हिंडर्ड करेंगे, रोकेंगे, और रोकने की वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी या कंडक्शन कम हो जाएगा। चलिए ठीक है। और दूसरा, इस केस में आप जैसे चलते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, जैसे Na प्लस और Cl माइनस। अब जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से सबको मालूम है कि वॉल्यूम बढ़ता है, तो Na प्लस और Cl माइनस अब क्या हो गए, दूर होने लग जाएंगे। तो जो इंटरेक्शन था इन दोनों के बीच में, Na प्लस और Cl माइनस के बीच में, वो इंटरेक्शन क्या होगा, अब ये तो पॉजिटिव है ही बाय डिफॉल्ट, ये भी निगेटिव है, तो इनके बीच में इंटरेक्शन जरूर होगा। और वो इंटरेक्शन किसकी वजह से, ज़्यादा हीट डेवलप होने की वजह से एनर्जी ज़्यादा होगी, और एनर्जी ज़्यादा होगी तो इस वजह से इंटरेक्शन कम होगा और दूरी बढ़ जाएगी। और दूरी बढ़ जाएगी तो ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकेंगे, और मूव कर सकेंगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो करेगी, और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो करेगी तो इसका मतलब कंडक्शन इंक्रीज करेगा। तो फिलहाल एक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये 4 पॉइंट हैं, ये 4 पॉइंट से आपको क्लियर हो जाता है कि मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है। इन 4 पॉइंट से आपको ये चीज क्लियर होगी कि मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है, इसके क्या वर्किंग। आगे हमको इस चैप्टर में सब कुछ इसी चीज से पढ़ना है। हाँ, मगर ये आप बात ध्यान रखिएगा कि इसका कोई रोल ही नहीं है, तो इसका रोल है, ये आपका कंडक्टर का भी रोल है और इसका भी कंडक्टर का रोल है, मगर मेन रोल इसी का है, मेन आपको इसी चीज को समझना है। हाँ, इसका भी इंपॉर्टेंस या इसकी भी जरूरत आपको आगे पड़ेगी। चलिए ठीक है। तो इस चैप्टर में आगे जो चैप्टर या आगे जो टॉपिक आने वाला है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़ लिया, तो जो इलेक्ट्रोलाइट टर्म होता है तो वो कितने तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसके बारे में आपको जानना है। तो फिलहाल अब मेनली 2 ही टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जैसे आपके पास एसिड होता है, बेस होता है, सॉल्ट होता है। तो जैसे एसिड आप जानते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वीक एसिड होता है, उसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वीक बेस होता है, और उसी तरह से सॉल्ट भी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट और वीक सॉल्ट होता है। तो उसी तरह से आपके इलेक्ट्रोलाइट भी 2 तरीके के होते हैं। आपने पढ़ाई था कि इलेक्ट्रोलाइट उन चीजों को कहा जाता है, एसिड को कहा जाता है, बेस को कहा जाता है, या सॉल्ट को कहा जाता है। तो आपके जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, तो पहला लिख देते हैं
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? तो इलेक्ट्रोलाइट को आपका मतलब से ये समझ में आ गया होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट करा सके। और इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट हो सकती है जब उसमें आयन फ्री हो, तो जिसमें आयन फ्री हो और फ्री हो मूव कर सके। तो जो जितने ज़्यादा आयन प्रोड्यूस करेगा, जो इलेक्ट्रोलाइट किसी सोल्यूशन में डालने के बाद जितना ज़्यादा आयन प्रोड्यूस करेगा, वो उसी हिसाब से उसकी कंडक्टिविटी हो जाएगी। तो जो इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा आयन प्रोड्यूस करता है उसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और जो इलेक्ट्रोलाइट कम आयन प्रोड्यूस करता है उसे वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। पॉज कियो। तो ये कंप्लीटली, इसकी डिफिनेशन अगर लिखना हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं आयन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती है इन सोल्यूशन में। तो ऑलमोस्ट completely dissociate into ions in solution। ठीक है। और ये लोग जैसे एग्जाम्पल में इसमें, जैसे आपके पास जितने भी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होते हैं, जैसे KCl है, NaCl है, ये NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड है, NaCl है, ठीक है, NaOH है, ठीक है, या HCl है, H2SO4 है। तो ये साफ साफ है भाई, ये सॉल्ट है, ये आपका ये भी सॉल्ट है, ये मेटालिक पार्ट है, नॉन मेटालिक पार्ट है, ठीक है, या ये कैटानिक पार्ट है या एनायनिक पार्ट है। ये आपका सॉल्ट है, ये तो आप जानते ही हैं। ये बेस है आपका, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये सब जो हो गए आपके ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आ गया। उसके बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट का तो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड टू आयन। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ दूसरा होता है डू नॉट completely dissociate into ions in solution। इसको मैं थोड़ा सा और भी बताएंगे आपको, ions into solution। तो कुछ एग्जांपल इसके, जैसे आपके पास जितने भी वीक एसिड होते होंगे, वीक बेस होते होंगे, और जैसे सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट या वीक सॉल्ट। तो जैसे स्ट्रॉन्ग सॉल्ट का मतलब होता है कि ये जो मेटालिक पार्ट लिया जाए वो स्ट्रॉन्ग एसिड वाले पार्ट से लिया जाए, और जो बेस वाला पार्ट लिया जाए, जैसे ये नेगेटिव पार्ट लिया जाए, वो स्ट्रॉन्ग जो बेस वाला पार्ट, ये नेगेटिव वाला पार्ट लिया जाए वो स्ट्रॉन्ग एसिड से लिया जाए, और जो पॉजिटिव वाला पार्ट लिया जाए वो स्ट्रॉन्ग बेस से लिया जाए। तो जो सॉल्ट बनता है वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट कहलाता है। जैसे NaCl जो होता है, NaCl, ठीक है, ये सॉल्ट है, तो ये किससे बनता है? NaOH और HCl से बनता है। तो यहाँ पे जो Na वाला पार्ट है, Na वाला पार्ट या प्लस वाला पार्ट जो है वो बेस से लिया गया है, और जो निगेटिव वाला पार्ट जैसे Cl- है वो एसिड से लिया गया है। तो इस तरह के ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इससे बना जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। अब इसमें से एक कोई पार्ट आप वीक ले लीजिए, जैसे आप इसमें से ले लेते हैं कोई वीक बेस, जैसे NH4OH, ठीक है। तो इसमें से अगर आप इस तरह की कोई चीज़ ले लेते हैं तो जो सॉल्ट बनता है वो आपका वीक हो जाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, वीक सॉल्ट इसी तरह से डिस्कस किया जाता है, ठीक है। जैसे PbCl2 है, तो ये बहुत ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होता पानी में, तो ये भी सॉल्ट ही है, ये मेटल का पार्ट है, ये नॉन मेटल का पार्ट है, मगर ये ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होता। SnCl2 है, SnCl2, तो ये ज़्यादा पानी में डिजॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो ये 11th में आप पढ़ चुके होंगे सॉल्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट क्या होता है, वीक सॉल्ट क्या होता है। तो यहाँ पे ये हो गया। इसके एग्जांपल में जैसे आप जितने भी वीक एसिड होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड जानते होंगे, CH3COH एसिटिक एसिड हो गया, और इसी तरह से कार्बोनिक एसिड हो गया H2CO3, कार्बोनिक एसिड हो गया, बोरिक एसिड हो गया H3PO3 या BO3, ठीक है। तो ये सब जो है ZnCl2, HgCl2, ZnCl2, HgCl2,
ठीक है। तो ये KSP में भी आया होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के टाइम भी KSP तब आपने पढ़ा होगा। ZnCl2 भी का जो भी सॉल्ट होता है वो भी ज़्यादा डिसॉल्व नहीं होता। तो ये भाई इसे पानी में डालने के बाद ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, आयन खूब सारे प्रोड्यूस करेंगे, मतलब यहाँ तक कि ये माना जाता है कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। ये पूरी तरह से NaCl, ये KCl आप यूज़ कर लिए, NaCl यूज़ कर लिया है, इन सबको यूज़ कर लीजिए तो ये पूरी तरह से पानी में डिसोसिएट है। डिसोसिएट का मतलब ये K+ और Cl-, मतलब जिस चीज़ से ये बने हैं उसी चीज़ में ये ब्रेक होते चले जाएंगे। ठीक है। और अगर इन लोगों को देखते हैं तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते तो इसमें दो चीज़ हुई, मतलब इसमें तो ये जो चीज़ थे उससे बाद ये सीधे आयन में कन्वर्ट हो गए, मगर ये पूरी तरह से तो आयन में नहीं कन्वर्ट हो रहे। तो इन दोनों के बीच में इस तरह का इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। तो ये आपका CH3COH था। ठीक है। और उसके बाद मान लेते हैं हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं तो ये CH3COO- और ये H+ देगा, एसिड है तो H+ देगा ही। चलिए ठीक है। मगर यही रिएक्शन आपका फिर से वापस एक दूसरे से रिएक्ट करके ये फिर से वापस इस डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है। तो मतलब इसके बाद ये जब ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है तो ये हाँ डिसोसिएट तो होगा, ये इसमें कन्वर्ट होगा, ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो नंबर ऑफ आयन है, नंबर ऑफ आयन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो फिक्स हो जाएंगे, अब वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेंगे। तो ये कम डिसोसिएट करता है, ये ज़्यादा डिसोसिएट करता है, इसीलिए इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, इसे वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। अब इसमें डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी एक टर्म आता है। अब जब से इसमें तो आप जान रहे हैं कि कंप्लीट डिसोसिएशन हो जा रहा है, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को हम किससे दिखाते हैं? अल्फा से दिखाते हैं। और ये आपको क्या बताता है? ये फ्रैक्शन होता है। तो नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ, या मॉलिक्यूल लिख देते हैं, मॉलिक्यूल डिसोसिएट और अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यही अल्फा होता है। ये अल्फा 11th में आपने पढ़ा होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ये टर्म बहुत बार यूज होता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल में भी यूज होता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट, कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए? जैसे आपने 100 मॉलिक्यूल लेके चले थे, 100 मॉलिक्यूल लेके चले थे, 10 डिसोसिएट हो गए। तो इसका अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको पता लगाना है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10/100, तो ये आ जाएगा 0.1। तो ये अल्फा जो है इसका 0.1, तो ये इतना डिसोसिएट हो रहा है। मतलब एक आयन यूज करेंगे तो एक मॉलिक्यूल, ये 10 मॉलिक्यूल यूज करेंगे तो उसमें से एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ। तो ठीक है। तो ये जो अल्फा होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अल्फा जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो हमेशा <<1 होता है। तो ये भी चीज़ आपको पता लगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है। जिसका अल्फा 1 से कम होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जिसका अल्फा लगभग 1 के बराबर होता है, लगभग 1 के बराबर होता है, तो लगभग 1 के बराबर होता है वो आपका कहलाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जिसका अल्फा कम होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट कितने हैं ये सब भी आपको बता दिया, इसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। फिर उसके बाद जो टॉपिक आता है फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन। तो कौन से फैक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं और किसकी आयंस की इन ए सोल्यूशन। तो ये टॉपिक आपको आगे वाले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा कि कैसे कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इस चीज़ को, कि कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जिसकी वजह से कोई सोल्यूशन आपने बनाया, उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला, स्ट्रॉन्ग डाला, वीक डाला, वो तो आपके ऊपर है। अब उसके बाद डालने के बाद उसमें कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से उसकी इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है या डिक्रीज कर जाती है। तो ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं ये आपको आगे बताया जाएगा। कुछ फैक्टर आपको मालूम होने चाहिए, फिर आगे बहुत सारे टर्म है इस टॉपिक पे, हम इस चैप्टर में वो आपको पढ़ाए जाएंगे टाइम टू टाइम। ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी हो, तो हमारा फ़ोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है, ईमेल एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं, और चाहे तो उसमें कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या जानकारी लेना है, या कौन सी चीज़ आपको समझ में आई, कौन सी चीज़ नहीं समझ में आई। आप लोग जो बताएंगे, आप लोगों के सजेशन से ही हम अपनी जो भी टीचिंग है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। तो आप लोगों के सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया अपना सजेशन देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।